लगातार क्वेश्चन आंसर का सत्र चलाया जा रहा है। लोगों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर सवाल पूछना होगा और अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। अब क्रमबद्ध तरीके से सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहला सवाल है नागवंशी भीमराव सर, 23 अप्रैल के मूल निवासी नायक पेपर में एक आर्टिकल में 1000 चीनी कंपनियां भारत आने वाली है, उसका निवेश चालू है, तो क्या वो मुद्दा हम हमारा निषेध आंदोलन में ले सकते हैं या कोई और रणनीति होगी? सबसे पहले तो भारत की जो मीडिया है वो इस बात का प्रोपेगेंडा कर रही है कि चीनी कंपनियां भारत में आ रही है। एक तो चीनी कंपनियां भारत में नहीं आएगी, अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों की जो कंपनियां चाइना में है वो कंपनियां आ सकती है, मगर उनके सामने भारत ही एकमात्र विकल्प है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन लोगों ने, जो मूल निवासी नायक के लोगों ने जो खबर छापी होगी वो मीडिया में चल रही खबरों को आधार बनाकर छापी होगी। वो इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि ये भारत का जो प्रस्तापित वर्ग है, शासक वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा है। इसको समझने की जरूरत है। उमेश दास सर, हम लोगों को आपका विचार आगे बढ़ाते समय किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो सघन सहायता करेगी, संगठन सहायता करेगी या नहीं है? संगठन हर कार्यकर्ता के समर्थन में खड़ी है और सारे देश भर में उनको आने वाली डिफिकल्टीज को दूर किया जाता है और इस वजह से कोई उनको संकट में नहीं डालते हैं। एडवोकेट नरेंद्र अघारा सर जी, मैं एडवोकेट नरेंद्र अघारा, बहुजन क्रांति मोर्चा सुरेंद्र नगर जिला संयोजक गुजरात। मेरा प्रश्न है कि ईवीएम हटाने से सबसे ज्यादा फायदा बहुजन के किस दल को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन के किस दल को होगा? जानकारी दीजिए। अगर ईवीएम हट जाती है तो निश्चित रूप से जो बहुजनों के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर उठाने वाले संगठन है, उस संगठन को इसका फायदा होगा। और जो बहुजनों का संगठन ब्राह्मणों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा या ब्राह्मणों को अपने संगठन में स्थान देगा, उसको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ताकूराम मेघवाल सर, राजस्थान के नगर निकायों में वाल्मीकि जातियों के हजारों सफाई कर्मियों को निकायों के अधीन एवं ठेकेदारी पर कार्यरत है। स्थानीय निकाय उनके लिए न तो पर्याप्त साधन संसाधन मुहैया कराते हैं और न ही उनके जीवन की सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध करवाते हैं। सफाई कर्मी अलग अलग समय में क्षेत्रवार अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते रहते हैं। क्या बामसेफ के द्वारा सफाई कर्मियों के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है? निश्चित रूप से आने वाले समय में सफाई कर्मियों का बहुत अहम मुद्दा है और उन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। संगठन बनाने की और आंदोलन करने की रणनीति पर तैयारी चल रही है। चंदन वानखेड़े सर, भविष्य में भारत बंद आंदोलन के वक्त मान लो कुछ लोग
हमारे आंदोलन को असफल बनाने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों पर झूठे केस डालकर 5-6 महीने के ऊपर जेल भेज देते हैं, तो जिस व्यक्ति का परिवार उस पर चलता है उस परिवार के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी? पहले तो ये सवाल काल्पनिक है। दूसरा, ऐसा अगर किसी कार्यकर्ता पर संकट आता है तो हर संकट आने वाले कार्यकर्ता के समर्थन में संगठन खड़ा रहता है। ये सारे देश भर में रहता है, पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। सिद्धा मान झाला, गुजरात बाम से मेरा सवाल है कि मीडिया में आजकल एक वीडियो घूम रहा है कि हरियाणा की खाप पंचायत ने फैसला किया है कि गांव में कोई भी बंदा अपने नाम के पीछे अपनी जाति नहीं लिखेगा, मगर अपने नाम के पीछे गांव का नाम लिखेगा। तो इससे क्या जाति निर्मूलन हो सकेगा या कोई मनुवादी षड्यंत्र है? गांव का नाम लिखने से जाति खत्म नहीं होने वाली। जैसे बीमारी को छुपाने से बीमारी खत्म नहीं होती, ये बीमारी छुपाने का तरीका है। इसका मतलब है कि वो बीमारी को खत्म नहीं करना चाहते हैं, केवल छुपाना चाहते हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चंद्रकांत नागावकर, एट्रोसिटी एक्ट बनने से पहले उस वक्त के कौन से एक्ट के तहत जातिवाद पे कानूनी कार्रवाई होती थी और उस वक्त कौन से जाति पर सबसे ज्यादा केसेस हो गए हैं, और क्या किसी उच्च जाति को बचाने के लिए और हम मूल्यवासी लोगों को आपस में लड़ाने हेतु यह एक्ट बनाया है? कृपया मार्गदर्शन करें। पहले तो सबसे पहले तो ये है कि जो एट्रोसिटी का एक्ट है वो अनटचेबिलिटी को आधार बनाकर उसके विरोध में बनाया गया है। आदिवासियों के अलगीकरण के विरोध में बनाया गया है, उसको आधार बनाकर ये कानून बनाया गया है, कास्ट के आधार पर नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, जो आदिवासियों के साथ आदिवासी होने की वजह से जो जातियां भेदभाव करती थी या अनटचेबल लोगों की जिन जातियों के साथ जो जातियां भेदभाव करती थी या अन्याय करती थी, वो जातियों को ही इसके विरोध में भुगतान करना पड़ता था। और ये बात ध्यान रखना जरूरी है। एट्रोसिटी एक्ट के पहले कोई कानून नहीं होता था, तो केवल इंडियन पिनल कोड के आधार पर ही कार्रवाई होती थी। उससे उनको न्याय कम मिलता था। गांव में जो किसान अपनी गाय भैंस का दूध गांव के डेयरी में देता है, डेयरी वाले दूध को संघ को देती है। संघ उसी का दूध के साथ मलाई, दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर, दूध पाउडर इत्यादि उत्पादन से बहुत पैसा कमाते हैं। तो किसान को सिर्फ दूध का ही पैसा मिलता है या फिर इन सभी उत्पादन से जो पैसा बनता है उसमें कुछ हिस्सा भी मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो कृपया आपके माध्यम से देश के किसानों को आप क्या सुझाव दे सकते हैं? जब तक हम लोगों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं होगा, किसानों के साथ जो एक किस्म का नहीं है, जो उपज का मूल्य किसानों को नहीं मिलता है वो नहीं मिलेगा। दूध भी किसानों द्वारा ही निर्माण किया हुआ जानवरों के द्वारा उपज है, तो वो भी न्याय नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए आप लोगों को जोर लगाना चाहिए। शिव कुमार बोध, सर मैं शिव कुमार, ग्राम कमलाबग, झीझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर मेरा सवाल है कि काशीराम जी ने कहा था कि दुश्मनों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, तो फिर बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी में ब्राह्मणों को क्यों रखा है? सर इस पर मार्गदर्शन करें। मायावती की जो सरकार थी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए इन ब्राह्मणों को रखना जरूरी था, ताकि ये लोग रखने से जुडिशरी में उनको बचाव करने के लिए उनका उपयोग कर सकते थे। जैसे सतीश मिश्रा का उदाहरण इस काम के लिए दिया जा सकता है।
अजय प्रकाश गौतम, सर आपसे एक बात पूछना था कि आप इतना बेबाक होकर जो बोलते हैं आरएसएस और मनुवादियों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, ऐसा खबर हमको अभी तक नहीं मिला, इसके बारे में कुछ बताइए। गुजरात में हम लोगों को अरेस्ट किया गया था जब वहां बीजेपी की सरकार थी, और जब उन्होंने अरेस्ट किया तो सारे देश भर के जो पुलिस चौकियां थी वहां हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। तो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आकर कह रहा था कि आज तो आप हीरो हो गए हैं। तो तब से उनको लगता है कि अगर इनको अरेस्ट किया गया तो इनका आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये बड़े हीरो बन सकते हैं, इस वजह से वो ऐसा नहीं करते हैं। Sir, appointment of judges in High Court, Vijay Kumar. Sir, appointment of judges in High Court and Supreme Court is unjust due to which nepotism has taken place in selection of judges. How we can get rid of this system? इसके लिए हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा, व्यवस्था में बदलाव करना होगा, राज्य संस्था में बदलाव करना होगा, उसके बाद ही इसमें कोई फर्क आ सकता है। सिराजुद्दीन मोहम्मद, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ईवीएम? ईवीएम के विरोध का आंदोलन जो हम लोगों ने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू की थी, वो परिवर्तन यात्रा आंध्र प्रदेश में पहुंच गई, समाप्त हो गई और 14 मार्च को वो केरला में प्रवेश करने वाली थी। मगर केरला में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने की वजह से हम लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाए और इस वजह से ये कार्यक्रम अभी कुछ देर के लिए स्थगित किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जब ये कोरोना की महामारी खत्म होगी तो कश्मीर से शुरू होकर ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी पहुंचने के लिए दोबारा शुरू होगी और कन्याकुमारी तक पहुंचेगी। उसके बाद इस सारे आंदोलन की समीक्षा की जाएगी और इस आंदोलन को आगे भविष्य में कैसे बढ़ाया जाए वो आपको बाद में बताया जाएगा। डॉक्टर श्याम नेमाड़े, एमडी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, रिस्पेक्टेड सर। शिवदयाल सिंह चौरासिया जी जो पानमाली बारी बिरादरी से थे, उसका बाबा साहब और काशीराम जी के साथ आंदोलन में किस तरह सहयोग रहा, कृपया विस्तृत में बताए। शिवदयाल सिंह चौरासिया जी का बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बना था, उस वजह से उस बैकवर्ड क्लास के कमीशन में तो मेंबर के तौर पर थे, इस वजह से संबंध आया था और वो बाबा साहब आम्बेडकर का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, तब से उनका संपर्क और संबंध है। जब शिवदयाल सिंह चौरासिया जी राज्यसभा के मेंबर थे तो उस समय काशीराम जी की उनके साथ मित्रता हुई थी और उस मित्रता की वजह से उनकी काफी दोस्ती थी। उन्होंने जिंदगी में बैकवर्ड क्लास के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अपने लेवल पर काफी कुछ किया, मगर बहुत बड़ा संगठन ना होने की वजह से वो ये काम करने में कामयाब नहीं हुए। शेख कुद्दुस, सर पुलिस के द्वारा बाहर से कुछ लड़कों को भर्ती किया जा रहा है और लड़के गाड़ियां रोककर गाड़ियों को अपने ताबे में लेने का काम कर रहे हैं, मार भी रहे हैं और इन्हें कोई वर्दी भी नहीं है, लेकिन पूरे अधिकारों के साथ रास्तों पर काम कर रहे हैं। संभवतः बीजेपी के राज्यों में ऐसा हो रहा होगा
और वो आरएसएस के लोगों को साथ में लेकर ऐसा कर रहे हो, ऐसी संभावना है। अगर इस संबंध में कोई सबूत मिलते हैं तो हमारे पास दीजिए, हम अगली कार्रवाई करेंगे। प्रफुल्ल कुमार जैना सर, यूट्यूब में राज रतन जी का एक एपिसोड देखा, उसमें राज रतन कह रहे थे कि बामसेफ आरएसएस का सपोर्ट करती है। राज रतन ऐसे क्यों बोलते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो आपने उसका स्टेटमेंट देखा होगा कि बामसेफ आरएसएस का सपोर्ट करती है, मगर आपने देखा होगा कि उसके पास इसको सिद्ध करने का कोई सबूत नहीं होगा, वो केवल बयानबाजी कर रहा है। मगर हमारे पास वो जब विदेश जाता है तो उसके खिलाफ नांदेड़ के कोर्ट में क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी और छुपाने के बावजूद भी इमिग्रेशन में उसको रोका नहीं गया और उसको विदेश में जाने दिया गया। तो हमारे पास तो इस बात का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नांदेड़ कोर्ट के जज ने जब उसके वकील ने कहा कि वो विदेश में है और कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, तो जज ने पूछा कि मेरे परमिशन के बगैर वो कैसे गए। तो ये हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सेंट्रल में सरकार है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इमिग्रेशन चलाया जाता है, तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उसको विदेश में क्यों जाने दिया, और अगर जाने दिया तो वो खुद ही इसका दलाल है, ऐसे सिद्ध किया जा सकता है। दूसरी बात वो भी अहम है, जो अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में पीजी ज्योतिकर जो गुजरात में है, वो विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में आखिरी सदस्य है ट्रस्ट के, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर है। और उसके सहमति से राजरतन आंबेडकर ने अपने को उस ट्रस्ट का मेंबर घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि आरएसएस के बीजेपी के इशारे पर यह दूसरा सबूत दे रहा हूं, वो खुद ही काम कर रहा है। तीसरा, उसको हम बामसेफ के द्वारा, जब वो इधर फुल टाइमर था, 25,000 रुपया मंथली देते थे। जब वो इनको छोड़कर चला गया तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है। जैसे बॉम्बे से कोई कल्याण जा रहा है, वैसे वो न्यूयॉर्क जाता है, लंदन जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, जैसे कोई कल्याण से बॉम्बे जाता हो। इतना सारा पैसा कहां से आता है। जब उन्होंने हमको एप्लीकेशन लिख कर दिया था कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, तब हमने, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तब हमने उसको मंथली 25,000 रुपया दिया था। अब कहां से पैसा आ रहा है, अब तो कुछ कमा नहीं रहा है, पैसा कहां से आ रहा है। ये सारे सबूत है। इस सबूत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो ही आरएसएस बीजेपी की दलाली करने में लगा हुआ है। मयूर कामले सर, बाबा साहब को भारत में लोकतंत्र व्यवस्था चाहिए थी या साम्यवादी व्यवस्था। उन्होंने बीबीसी इंटरव्यू में भारत में साम्यवादी व्यवस्था ठीक हो सकती है, ऐसे बाबा साहब ने बताया था। ऐसा कोई बीबीसी का इंटरव्यू है, वीडियो है तो हमारे पास भेज दीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। विवेक सिंह, ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है और उनको रिजर्वेशन केवल 17% मिलता है, वो भी उन्हीं के स्टेट में, ऐसा क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को घोषित किया गया है और 27% ऑल इंडिया में कलम या कौन से आर्टिकल के तहत या आईपीसी के तहत हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की या बोलने की आजादी है। भारत के संविधान में अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई अंधविश्वास के तहत प्रचार प्रसार कर रहा है और उसको शिक्षा देना जरूरी है,
तो इसके लिए भारत में अंधविश्वास के विरोध में भारत सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए था। ऐसा कानून का ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग था। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो वैसे ही पेंडिंग है और ऐसा कोई कानून अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए कौन सी शिक्षा होगी ये नहीं कहा जा सकता। ओम प्रकाश, ग्राम दयाल ताला, बरौर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है, कोरोना वायरस के पीछे कोई हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ कोई साजिश तो नहीं हो रही? इसका क्या रहस्य है? कृपया मार्गदर्शन करिए। कोरोना महामारी ये भारत के लोगों का पैदा किया हुआ वायरस नहीं है। ये 192 देशों में चल रहा है, इसलिए ऐसा कहना या ऐसा सोचना गलत है। मगर इसका सहारा लेकर ज्यादा देर तक लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार प्रचार प्रसार करने के लिए रोक लगाना ये साजिश हो सकती है। इसके लिए उपाय ढूंढा जा सकता है। नेमाराम, धांधु, धनारी कला, मेरा प्रश्न है कि मूल निवासियों और मूलवासी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मूल निवासी और मूलवासी एक ही शब्द का अर्थ है। अलग अलग राज्यों में कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार शब्द उच्चार करते हैं। मुकेश कनौजिया, कुछ ब्राह्मण लोग आज कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने नकली मनुस्मृति जलाया था। जो ब्राह्मण आज कह रहे हैं, क्या उस समय जीवित थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई? तो महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा हंगामा किया था। तो क्या वो नकली मनुस्मृति जलाई थी इसलिए हंगामा किया था? ऐसा नहीं कहा जा सकता। रूपाली सोमकुंवर, नागपुर से हूं, कंप्यूटर टीचर हूं। मेरा सवाल है कि बाबा साहब की डेथ कैसे हुई थी? मतलब नेचुरल या हत्या की गई थी? हत्या की गई थी और उसके बारे में विलास खरात के द्वारा सारे सबूतों के साथ बड़ी किताब लिखी गई है और पब्लिश है, वो आप पढ़ लेना। राहुल कुमार, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात से हूँ। मेरा सवाल है कि जब मैं अपनी जाति को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताकर पिछड़े वर्ग की समस्या की चर्चा करते हैं तो वह धर्म के सवाल करने लगते हैं, अंधविश्वास में आ जाते हैं और मुख्य विचारधारा से अलग हो जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। सीनियर लोगों की मदद लीजिए। आपके पास में अनुभव कम है, अनुभव कम होने की वजह से ऐसा होता है। सीनियर लोगों की मदद लीजिए। नसीम अख्तर, तनवीर, बिहार, गोपालगंज जिले के टाउन थाने से, संगठन को मजबूत करने के लिए नेटवर्क चेन सिस्टम क्यों लागू नहीं करते हैं? आप नए आदमी हैं, आप वहां के हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं से मिलिए तो आपको बता देंगे। 43 ईयर से हम ये काम कर रहे हैं और 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांव में संगठन फैला हुआ है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अभी आप नए आए हैं, इस वजह से आपको पता नहीं है। आप सीनियर लोगों से मिल लीजिए। अजय भाई दामोर, कोरोना की कोई दवा बनी नहीं है, फिर भी कोरोना के संक्रमित में से कई मरीज अच्छे हो रहे हैं, इसको कैसे समझे? लक्षणों के आधार पर भारत में दवा की जा रही है और इस वजह से दुरुस्त हो रहे लोग। दूसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से शरीर के अंदर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग वाले जो लोग हैं वो उस जर्म को जो कोरोना के हैं वो मारते हैं और उससे बचाव होता है। देश की आर्थिक संकट से गुजर रहा है, फिर भी सरकार ने देश के उद्योगपतियों को जो लोन दिया, देश की बैंकों से वो कर्जा माफ किया, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या प्रस्तापित पार्टियां हो, वो उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं और सत्ता में आने के बाद बैंकों से लोन लिया हुआ पैसा वो डुबाते हैं और ये लोग उसको माफ कर देते हैं। ये सारा नेक्सस है पॉलिटिकल पार्टियों का,
अधिकारियों का और बैंक सिस्टम के लोगों का और उद्योगपतियों का नेक्सस है, जिसके तहत ये सारा हो रहा है। राज कपूर बोथ, सर डीएनए की जांच किस डेट में की गई है? 2001 में इसका रिजल्ट माइकल बामशाफ्ट के द्वारा घोषित किया गया है। विनोद कुमार, भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा दिया था, इसको किसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदला और क्यों? इसके पीछे क्या ब्राह्मणों का कोई षड्यंत्र था? यदि है तो कैसे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में मायावती ने बदला। मायावती ने इसलिए बदला क्योंकि सर्वजन का नारा लगाने से ब्राह्मणों को पार्टी में लिया जा सकता है और भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा सकता है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ब्राह्मणों को अंदर लिया गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल कामले, ठाणे महाराष्ट्र से। मैं एक बिजनेस करता हूं और मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूं, लेकिन ग्राउंड में मुझे उस तरह से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप बहुत दिनों से इसके ऊपर ट्रेस दे रहे हैं, आपसे सहमत हूं। क्या आप इसमें मुझे गाइडलाइंस दे सकते हैं? स्टेट लेवल के जो बॉम्बे में हमारे सीनियर लोग हैं उनसे कोऑर्डिनेट करिए तो आपको इसमें रास्ता मिलेगा। धैर्यशील काकड़े, सर तथागत गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकारा? जब वो कलिंग युद्ध में विजयी हुआ था और विजयी होने के बाद वहां जो बहुत बड़ा खून खराबा हुआ, इससे उनके मन में इस युद्ध के बारे में तृष्णा पैदा हो गई, वितृष्णा पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई और उसकी बाद उन्होंने उस धर्म को कबूल किया था, स्वीकार किया था। उसके बाद सारी दुनिया में उन्होंने इसका प्रचार प्रसार करने का काम किया। प्रदीप कुमार दास, सर क्या ये बात सच है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की बनाई सत्यशोधक समाज में ब्राह्मण भी काम करते थे? कृपया इस विषय पर जानकारी दे। शुरू में ज्योतिराव फुले ने 1848 को जब काम शुरू किया तब ब्राह्मण लोग उनका साथ सहयोग करते थे, मगर जब उन्होंने अपने क्लास में ब्राह्मणों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया तो ब्राह्मण छोड़कर चले गए। जब वो छोड़कर चले गए और केवल बहुजन समाज के लोग ही उनके साथ रहते थे, उस दौरान उन्होंने नया संगठन बनाया सत्यशोधक समाज, उसमें ब्राह्मण शामिल नहीं थे। लखनऊ से, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति खराब होने के असर मुझे लग रहा है, तो क्या सरकार वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण संविधान की धारा 360 लगा सकती है? तो हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आर्टिकल 360 के तहत इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित की जा सकती है, मगर कुछ दिन पहले 27 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अभी खराब नहीं हुई है, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि आर्थिक इमरजेंसी लागू होने से परिस्थिति और ज्यादा खराब होने की स्थिति है। विशाल गायकवाड़, व्यक्तिवादी और सुप्रीमवादी संगठन से बहुजन आंदोलन का क्या नुकसान होगा? बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से मायावती ने ये सिस्टम लागू किया उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। ओम प्रकाश मंडल, सर संविधान की आर्टिकल 330 के तहत SC ST OBC हिंदू नहीं है, क्या ये सही है? 330 आर्टिकल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। आपको किसने बताया या आपने संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा वो देख लीजिए, 330 में ये व्यवस्था नहीं है। स्वप्निल झिंझक, ग्राम कमलाबाग, झिंझक, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर मेरा सवाल है, मुसलमानों को देशद्रोही माना जा रहा है, क्या ये सच है? कृपया मार्गदर्शन करें। 200% झूठ है। जिन ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया है और जो ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी है, वो इस झूठ का प्रोपेगेंडा करने में लगे हुए हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनके इस कहने से
SC ST OBC ब्राह्मणों के झांसे में फंसते हैं और फिर उसका इस्तेमाल होता है। पवन कुमार, ग्राम कुइत खेड़ा, अकबरपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें हमारा धर्म हिंदू ही क्यों होता है, अदर क्यों नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि सारा देश ब्राह्मण राज के तहत उनके नियंत्रण में है, राज्य सरकारें उनके नियंत्रण में है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, ब्राह्मणों का राज है। इसलिए वो अपने सुविधाजनक तरीके से हर चीज को अमल में लाते हैं। जब तक इसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन निर्माण करके बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा। सूरज कुमार, मेरा सवाल यह है कि बामसेप और बहुजन मुक्ति मोर्चा इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो अपना एक न्यूज चैनल नहीं बन सकता जिससे कि बहुजनों की बात लोगों तक पहुंचा सके, जैसे कि गोदी मीडिया है। जो सैटेलाइट चैनल है उसको चलाने के लिए 10-20 करोड़ रुपया महीने का खर्चा आता है, और इतना करोड़ रुपया विज्ञापन के द्वारा उद्योगपति उनको देते हैं, तब कहीं जाकर सैटेलाइट चैनल चलाया जा सकता है। उद्योगपति हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह का विज्ञापन नहीं दे सकते, क्योंकि उद्योगपति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में से है। हमें सोशल मीडिया को बहुत बड़ा मीडिया बनाने का काम करना चाहिए। आने वाले समय में इस दिशा में हम काम करेंगे। राजकुमार दास, मैं बिहार जिला जमुई का रहने वाला हूं, इस समय कोलकाता टेगरा में रह रहा हूं। मेरा सवाल है, जो आज़ाद है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जो पूर्ण रूप से गुलामी में जी रहा है वो इस आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से साथ सहयोग कर सकता है, उसको जागृत करने का काम है। जो आज़ाद है वो व्यक्तिगत रूप से आज़ाद है, अपने समाज के साथ आज़ाद नहीं है, और जब तक समाज आज़ाद नहीं है वो व्यक्तिगत रूप से आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आज़ादी को ढंग से जी नहीं सकता। दूसरी बात, जो आम आदमी है उसको इस आंदोलन में सहयोगी बनाया जा सकता है, समर्थक बनाया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने से ऐसा करना होगा। ऐसा करने पर आप ध्यान दीजिए। प्रशांत मेरी जान, सर, साइमन कमीशन का जो मकसद था वो क्या था? जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला था 1919 के कानून के तहत, उन लोगों को कानून के तहत प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाना मकसद था, इसके लिए वो आया था। आशीष कनौजिया, सर, जब काशीराम जी ने अपने आंदोलन में 85% वर्सेस 15% चलाया था, तो फिर बीएसपी पार्टी बनने के बाद 15 जो कि उस पर कास्ट से आते हैं उनको टिकट देकर एमएलए क्यों बनवाया था? और मायावती जी काशीराम जी के आंदोलन में साथ रही है, फिर उनकी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने अपने बीएसपी पार्टी में ब्राह्मण लोगों को एमएलए का टिकट दिया हुआ है? मायावती के राज में मायावती ने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उनको ब्राह्मणों के मदद की जरूरत थी, इसलिए घुसाया हुआ है। अमित पठारिया, सर, हमारी बामसेप कहीं दिखाई नहीं देती, हम आरएसएस का मुकाबला कैसे करेंगे? देश में किसी भी SC ST वालों को मारा पीटा जा रहा है, हमारी बामसेप कहीं दिखाई नहीं देती है, अधिकृत बयान अखबारों में नहीं आता है। ब्राह्मण बनिया का नियंत्रण है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, तो वो हम लोगों का बयान थोड़ी छापेगा। हमारे संगठन के द्वारा क्या कार्रवाई होती है उस कार्रवाई पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और आप अपने इलाके में काम करने वाले जो हमारे लोग हैं उन लोगों के कोऑर्डिनेशन में रहिए तो आपको पता चलेगा। विवेक सिंह, सीए से देश को कैसे नुकसान होगा? सीए का जो कानून है जिसके तहत जो लोग, ये कानून पाकिस्तान का नाम लेकर बनाया गया है, मगर पाकिस्तान से दुखी होकर जो आने वाले लोग हैं उनको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। जब नागरिकता देने के लिए सीए का कानून बनाने के पहले 42,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 2014 में
नागरिकता प्रदान किया था, तो फिर 2014 में कौन से कानून के तहत किया था? तो 1955 में जो नागरिकता का कानून था उसके तहत बनाया था। तो जब नागरिकता देने के लिए कानून उपलब्ध था तो नया बनाने की क्या जरूरत है? तो नया बनाने के पीछे जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो नहीं है, गुप्त एजेंडा है। और गुप्त एजेंडा ये है कि SC ST OBC को वो कागज ना होने के आधार पर विदेशी घोषित करना चाहते हैं, इसके लिए है। अनिल सौराष्ट्र IMP से, सर जैसे कि आज भी राज कपूर बोध, सर क्या सरकार कोरोना की आड़ में राजनीति कर रही है? सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के खिलाफ बयान क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बयान नहीं दिया, जजमेंट दिया, उसके खिलाफ जल्दी ही आंदोलन की रणनीति घोषित की जाएगी। अनिल सौराष्ट्र IMP से, सर जैसे कि आज भी हमारे SC ST OBC के अधिकतर लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से परिचित नहीं है, इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? खुद संवैधानिक अधिकार क्या है उसको अपने आप को जानकार बनाइए और अपने लोगों को जानकार बनाइए, जागृत करिए। राकेश कुमार, सर क्या इस समय काला धन विदेशों से नहीं मंगाया जा सकता? काला धन विदेशों से मंगाना इतना आसान होता तो बहुत पहले ही मंगाया गया होता। जैसे 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, उसी काले धन में से किया था ना। मगर वो काला धन भारत में लाया गया बीजेपी के सहयोग से, और चुनाव लड़ने के लिए उसमें से बीजेपी ने अपना पैसा लिया। सम्राट मूल निवासी, सर आप नौकरी कहाँ मतलब किस क्षेत्र में करते हैं? क्या बाबा साहब ने कहा है कि लोकतंत्र में नायक पूजा तानाशाही पर खत्म होती है? यदि हाँ तो किसके संदर्भ में? आपके संगठन से जुड़े मां रविंद्र राणे सर ने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को गलत बताया, फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग में कोई समानता या अंतर है? दोनों शब्दों का मतलब क्या है? आप सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल है सम्राट मूल निवासी। ये सम्राट मूल निवासी नाम का कोई आदमी होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, ये कोई छुपा हुआ नाम लगता है। और कल सम्राट मूल निवासियों को अनुरोध रहेगा कि वो यही सवाल अपना मूल नाम और अपना टेलीफोन नंबर और अपना एड्रेस कहाँ का रहने वाला है वो घोषित करे, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। तारिक हुसैन, जर्नलिस्ट मोहकौशल, सर बहन जी ब्राह्मणों को पार्टी के दूसरे पद पर रखकर माननीय काशीराम की विचारधारा को कैसे आगे ले जा सकती है? नहीं लेके जा सकती है, और लेके जाने के लिए अब वो पार्टी काम नहीं कर रही है। काशीराम जी ने बहुजन संगठक एक पेपर चलाया था विचारधारा का प्रचार करने के लिए वीकली, वो पेपर भी उनके मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया और पुराने उनके अंकों को भी जला दिया गया। शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर मेरा सवाल यह है, ओबीसी जाति के लोग किस वर्ण में आते थे जब बाबा साहब आम्बेडकर जी का संविधान लागू नहीं था? और ब्राह्मणों के नजर में ओबीसी की क्या औकात थी? और असल में शूद्र कौन था जब मनुस्मृति लागू थी? पहली बात तो यह है कि शोषित कुमार, ग्राम खंतलैया, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देश। सर मेरा सवाल यह है कि ओबीसी जाति के लोग किस वर्ण में आते थे जब संविधान आम्बेडकर जी का संविधान नहीं लागू था? जो मनुस्मृति का संविधान है, जो वैदिक वेद है, उसके अनुसार चातुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्णों की व्यवस्था थी। तो हम सवाल करते हैं तो पता चलता है, क्या ओबीसी ब्राह्मण है? नहीं है। ओबीसी क्षत्रिय है? नहीं है। ओबीसी वैश्य है? नहीं है। जब 4 वर्णों में 3 वर्ण का नहीं है तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार ओबीसी चौथे वर्ण का सिद्ध होता है। इसे हम लोगों को समझने की जरूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान नहीं लागू था और ब्राह्मणों के नजर में ओबीसी की क्या औकात थी?
तो ब्राह्मणों के धर्म के अनुसार वो चौथे वर्ण के थे। असल में शूद्र कौन था? मनुस्मृति के अनुसार आज के तारीख में ओबीसी के लोग ही शूद्र वर्ण के हैं और इसी वजह से उनको ओबीसी के नाम पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यदि वो शूद्र ना होते ब्राह्मण धर्म के अनुसार तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। बालाजी कांबड़े मानसिक राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र। सर, कोरोना संसर्गित 80% मरीजों को किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की ट्रीटमेंट दिए बगैर 14 दिन या 28 दिन विलगीकरण के नाम पर अलग रखा जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि वहां रहने के बाद हमारी तबीयत बिगड़ रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, यहाँ सही प्रकार का खाना भी नहीं मिल रहा है। जिन्हें कोरोना पॉजिटिव कहकर हॉस्पिटल में रखा गया है उन्हें सिर्फ 2 प्रकार की गोलियां दी जा रही है और वो भी उपवास के समय में दिया जा रहा है। हमारा रोजा है, ऐसा कहने पर सिस्टर्स कह रही हैं कि आपके हिसाब से ले लो। उस पॉजिटिव मरीजों का कहना है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनको उनके पिताजी और माताजी को पिछले 10 साल से बीपी और शुगर है, उनका प्राइवेट में इलाज चल रहा है, लेकिन उनका वहां पर कोई इलाज नहीं किया जा रहा है। उन्हें कोरोना के जो लक्षण बताए जा रहे हैं उनमें से कोई लक्षण नहीं है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ सिस्टर ही खाना और 2 गोलियां देती है। जो खाना दिया जाता है वो बहुत ही हल्के दर्जे का है, इसलिए खाया नहीं जाता और इसकी वजह भी उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है। पिताजी और माताजी की जांच करने के लिए भी कोई नहीं आ रहे थे। किसी लीडर ने दबाव बढ़ाने के बाद उनकी सिर्फ एक बार जांच कराई गई है। तो मेरा सवाल है कि क्या भारत की विषमतावादी समाज व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कोरोना के नाम पर प्रशासन को मिले अधिकार का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा कहा जा सकता है, और अगर वो जानकारी और सारे सबूतों के साथ लिख कर देते हैं तो कार्रवाई करेंगे। दूसरा सवाल, अगर किसी को सिविल हॉस्पिटल के टेस्ट रिपोर्ट पर डाउट हो रहा है तो क्या वो इंसान इसकी क्रॉस चेकिंग की मांग कर सकता है? निश्चित रूप से मांग कर सकता है। तीसरा सवाल, अगर किसी को बिल्कुल किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर क्वारंटाइन किया जा रहा है और वहाँ रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो ऐसे में उसे क्या करना होगा? इसकी कंप्लेंट करना होगा, और कंप्लेंट में ध्यान नहीं देता है तो संगठन के द्वारा उस पर दबाव डालना होगा। अगर किसी मरीज को कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही उसे कोई तकलीफ है, तो क्या उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री या वो जिससे संक्रमित हुआ है उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री बताए बगैर उसे पॉजिटिव घोषित करना उचित माना जाएगा? बिल्कुल भी गलत माना जाता है। ये सारा का सारा लिखित प्रशासन को कंप्लेंट करने की जरूरत है। रूम खान पठान, जूनियर इंजीनियर प्रश्न, आरबीआई ने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सहित कई भगोड़े को 68,607 करोड़ रुपया 2014 से 30 सितंबर 2019 तक के कर्ज माफ कर दिया है। 28/4/2020 की सोशल मीडिया की खबर। आरएसएस के सरसंघ चालक गोलवलकर की पुस्तक वी आर नेशनहुड डिफाइन में लिखा है कि वह अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना आरएसएस का मुख्य मकसद है। गोलवलकर ने लिखा है कि सत्ता में हमेशा रहने के लिए 95% देशों को बर्बाद करना जरूरी है। 7वां संस्करण, पेज नंबर 40। गोलवलकर के नियम के अनुसार 95% देशवासियों को गरीब बनाया जाता है और चंद गुलाम किस्म के लोगों को ही सर्वशक्तिमान बनाया जाता है। ऐसा करके हमेशा के लिए सत्ता को हथिया जा सकता है। नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों के एनपीए, पीएमसी, सरकारी उपक्रम बेचना, रोजगार खत्म कर देना, दंगे करवाकर खरबों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, संविधान बदलकर कमजोर कर देना, देश के छोटे व्यापार खत्म कर देना, कई बैंकों का डूबना और वोडाफोन समेत कई कंपनियों को बर्बाद करके बंद होने के मजबूर कर देना, अमेरिका कर्ज माफ करके और अमीरों का कर्जा माफ करके और अमीर बनाया जा रहा है, उसमें भी लुटेरे देश को भागे हुए है। ऊपर की तौर पर गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। क्या ये सब गोलवलकर के बताए हुए तहत नहीं किया जा रहा है? और सारा सबूत लिखकर हमारे पास भेज दीजिए सचिवालय में, और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग आपको लिखेंगे और अगली कार्रवाई करेंगे। आपने मेरे सारे सवालों के जवाब ध्यानपूर्वक सुना होगा, इस सभी के लिए धन्यवाद। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना है, अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।